तो चलो इस सेशन में लोग सीखने वाले हैं डायपोल का एप्लीकेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डायपोल, तो एप्लीकेशन क्या सीखेंगे वही जान लेते हैं हम लोग। तो हम लोग सीखने वाले हैं परसेंटेज आनी कैरेक्टर, परसेंटेज आनी कैरेक्टर इन कोवेलेंट, इन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में आनी कैरेक्टर कैसे फाइंड, कोवेलेंट बॉन्ड में आनी कैरेक्टर कैसे फाइंड करना है हमको सीखना है। ठीक, तो ध्यान दोगे, आप लोग पढ़े हो कि डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है जी। तो ये होता है Q इंटू ए होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस, ये होता है डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल है ए बी, तो इस ए बी मॉलिक्यूल में अगर हमें जूम कर रहे हैं कि बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो बी का, यानी बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है। ठीक, तो अगर हम इस ए बी का कॉमन का बात करते हैं तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, और इसका बॉन्ड लेंथ को हम ए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे इस ए बी मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है, जो डायपोल मोमेंट होगा उसको हम दे सकते हैं डेल्टा इंटू ए। क्या देते हैं, डेल्टा इंटू ए। ठीक है, डेल्टा इंटू ए यानी चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस। ठीक है, अब ध्यान देना, तो ये जो डायपोल होता है मॉलिक्यूल का, इसको बोलते हैं पी ऑब्जर्व्ड। यानी जो हम निकालो ऊपर ना, तो यहाँ जो डायपोल जो होता है इसको बोला गया पी ऑब्जर्व्ड, यानी डायपोल जो आप ऑब्जर्व करने वाले हो, पी ऑब्जर्व्ड। तो पी ऑब्जर्व्ड ऐसे निकालेंगे, और जो पी ऑब्जर्व होता है ये आपके क्वेश्चन में गिवन दिया रहता है। तो गिवन इन द क्वेश्चन जनरली क्या होता है, जो पी ऑब्जर्व का बात कर रहे हैं डेल्टा इंटू ए का, ये होता है गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या होता है, दिया हुआ रहता है। ठीक, तो आपका पी ऑब्जर्व चूंकि दिया हुआ है, अब हम बात कर रहे हैं हमको इसमें आने का, इसमें किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में आने का फाइंड कैसे करते हैं। ठीक, तो अगर मान लेते हैं, अगर मान लेंगे, ध्यान देना कि आपका आपका जो मॉलिक्यूल है अभी तो कोवेलेंट है, यहाँ पर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव था। अगर ये आयनिक होता, तो आयनिक होता है इसका मतलब, अगर जूम करते हैं कि ए बी का बॉन्ड आयनिक होता है, तो आयनिक बॉन्ड जैसे मान लीजिए कि नमक होता है, तो नमक का बॉन्ड आयनिक होता है, तो नमक में क्या होता है, Na प्लस NCl माइनस, इन दोनों अलग अलग होता है, कोई बॉन्ड तो होता नहीं है। तो आयनिक का मतलब क्या है, बॉन्ड को ब्रेक कर दो और चार्ज को ट्रांसफर कर दो। तो ए और बी का बॉन्ड अगर आयनिक होता तो इसमें कोई बॉन्ड नहीं होता और इसको प्लस माइनस दिखा सकते थे। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर माइनस, जो कम होगा उस पर प्लस। ये हो गया। अगर आपका एक केस क्या है, जब अगर कंपाउंड 100% आयनिक होगा, 100% अगर आयनिक होगा तो ऐसा होना चाहिए। तो ये आपका 100% आयनिक का सिचुएशन बता दिया कि अगर ए बी मॉलिक्यूल 100% अगर आयनिक होता तो उस केस में आपका ए प्लस और बी माइनस बन चुका होता। ठीक है, तो 100% आयनिक का डायपोल क्या होगा जी, इस केस में जो पी आयनिक का जो डायपोल होगा उसको बोलते हैं, यहाँ देखो अल्टीमेटली जब प्लस चार्ज बनेगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। अगर एक बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, एक इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज को हम ये बोल रहे हैं, जो क्यू होता है, यहाँ पे जो क्यू है, यहाँ का क्यू क्या होगा, इक्वल टू ई हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अल्टीमेटली उसमें एक इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड गेन हुआ है। ठीक है, तो प्लस ले लो या माइनस ले लो, अल्टीमेटली एक इलेक्ट्रॉन का लॉस है और इलेक्ट्रॉन का गेन है, तो क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पी ऑफ पी आयनिक होगा, वो होगा ई इंटू ए। ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ए, ये मतलब बॉन्ड लेंथ। ये हो जाएगा आपका पी आयनिक, क्या हो जाएगा, पी आयनिक। हो जाएगा ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि परसेंट आयनिक वेक्टर कैसे पता करेंगे, ध्यान ना, इसका जो पी ऑब्जर्व होता है वो क्वेश्चन दिया रहेगा। तो पी जो ऑब्जर्व करने वाले हैं क्वेश्चन दिया रहता है। ठीक है, तो परसेंट आयनिक वेक्टर कैसे निकलेगा, तो परसेंट आयनिक वेक्टर ऐसे निकलता है जी,
परसेंट आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू क्या होगा, पी ऑब्जर्व्ड बाय पी पी आयनिक इंटू 100 तो पी ऑब्जर्व को डिवाइड करेंगे पी आयनिक से इंटू 100 कर देंगे तो हमको परसेंट आयनिक कैरेक्टर फाइंड करने का तरीका समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देते हैं इसमें कुछ कुछ हमको चीज पहले सीखना पड़ेगा। ये तो हो गया थ्योरी, अब इसको अप्लाई करने में आना चाहिए। हर थ्योरी का एक एप्लीकेशन होता है, इसको आपको अप्लाई कैसे करना हो समझना आपको, तो ध्यान दोगे। तो आगे बढ़ने से पहले ध्यान देना, आपका जो चार्ज होता है, चार्ज का 2 यूनिट होता है जी। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। क्या होता है, कूलम। और चार्ज का एक सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस। तो चार्ज का सीजीएस यूनिट होता है ईएसयू। क्या होता है, ईएसयू, ये होता है चार्ज का सीजीएस यूनिट। ठीक है, जो डेल्टा होता है, डेल्टा यानी ए और बी मॉलिक्यूल जो है, इस ए और बी मॉलिक्यूल पर एक डेल्टा चार्ज बिल्ड की हो यार। तो जो डेल्टा चार्ज बिल्ड हो रहा है इसका एक वैल्यू होता है। तो बोला गया कि जो डेल्टा का वैल्यू है वो होता है 10⁻⁻10 ESU, ये वाला वही। ठीक, बोला गया है। और जो ए है यानी ए बी का जो बॉन्ड लेंथ ए होता है, बोला कि इस ए का जो डायमेंशन है वो होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के आसपास। इसको ऐसे बोल सकते हो आप लोग 10⁻⁻10 मीटर। इसको बोल सकते हो 1 एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हो, 1 एंगस्ट्रॉम। ये होता है ए का नाम, यानी ए का जो मेजरमेंट का जो वैल्यू रहेगा उस इसके रेंज में रहेगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं एक टर्म आपको समझना है, एक टर्म आपको समझना है, क्या टर्म समझना है कि जो पी इंटू ए, अगर इसके बेसिस पे बात करते हैं पी, तो पी क्या होगा, डेल्टा इंटू ए कर लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग। तो डेल्टा का वैल्यू कितना है, 10⁻10 ESU। ठीक है, और आपका ए कितना है, 10⁻8 सेंटीमीटर। तो हम लोग दोनों ले रहे हैं सीजीएस का, दोनों दोनों ले रहे हैं सीजीएस का। चार्ज भी ले रहे हैं सीजीएस में, ईएसयू में, और आपका जो डिस्टेंस है वो भी ले रहे हैं सेंटीमीटर में, वो भी क्या सीजीएस में है। ये कंबाइन क्या होगा, तो कंबाइन होगा 10⁻18 सेंटीमीटर ESU। ठीक है, आपको याद क्या करना है, जो 10⁻−18 सेंटीमीटर ESU है, इसको बोला गया है 1 dy। ये आपको याद रखना है। तो काम का बात ये है, काम का बात ये है कि 10⁻18 सेंटीमीटर ESU को बोला गया है 1 dy। क्या बोला गया है, 1 dy। ठीक, तो ये आपको ये याद रखना है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, ध्यान देना। 1 ESU जो होता है, जो चार्ज होता है, कुल होता है 3.34 3.34 इंटू 10⁻−10 कूलम। कूलम और ESU का रिलेशन को याद रखना है। 1 ESU इक्वल टू होता है 3.34 इंटू 10⁻−10 कूलम। ठीक है, और आपको पता है कि वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻−19 कूलम होता है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज को अगर हम ESU में चेंज करें, ESU में चेंज करें, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल टू होता है 4.8 इंटू 10⁻−10 ESU होता है। ठीक है, तो आपका काम का चीज क्या ध्यान देना, तो आपके काम का चीज ये है कि आपको इसको याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ESU में कितना होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ESU में होगा 4.8 इंटू 10⁻−10 ESU होता है। तो ये आपको याद क्या करना है, तो आपको दो दो चीज याद रखना है कि 10⁻18 सेंटीमीटर ESU इक्वल टू होता है 1 dy। आपको ये पता होना चाहिए। और अगला पता होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो ESU में कितना होता है, कितना होता है 4.8 इंटू 10⁻10 ESU होता है। ये दो वैल्यू को आपको याद रखना है। अगर ये वैल्यू याद रहेगा तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इसी ध्यान रखना।
कभी 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 आपसे पूछता है कि 1 dy को अगर SI में लिखें, SI में, तो 1 dy SI में क्या होगा, ध्यान रखना। तो 10⁻18 सेंटीमीटर ESU को बोला गया है 1 dy, क्या बोला गया है 1 dy। तो बोला जाएगा इसको अगर हमको लिखना हो किसमें, हमको लिखना हो अगर SI में, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली क्या है, आपको डेल्टा इंटू ए निकालना है, डेल्टा इंटू ए निकालना है, ठीक है। ध्यान देना डेल्टा का वैल्यू कितना होता है, 10⁻10 ESU होता है। और आपको पता है कि 1 ESU में कितना कूलम होता है, तो 1 ESU में 10⁻- कितना कूलम होता है जी, माइनस, सॉरी 1 ESU में 10⁻- सॉरी यहाँ पे देखोगे तो 1 ESU में 3.34 इंटू 10⁻10 कूलम होता है, ठीक है। तो ये 1 ESU का कूलम में बता दिया आपको, ठीक। तो अब क्या करेगा तुम, डेल्टा डेल्टा में पता है कि 10⁻10 ESU होता है, इसको कूलम में चेंज कर, तो ESU का वैल्यू पुट कर दे, तो क्या हो जाएगा ये 3.34 इंटू 10⁻20 कूलम हो जाएगा 1 डेल्टा में, ठीक है। अब जो जो P होता है, P क्या होता है, डेल्टा इंटू ए होता है। डेल्टा वैल्यू कितना हो गया, इतना कूलम हो गया, 3.34 इंटू 10⁻20 कूलम हो गया। और ए का डायमेंशन क्या होता है, तो ए का डायमेंशन होता है 1 एंगस्ट्रॉम, यानी 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर ये हो गया ए। ये हो जाएगा आपका कूलम मीटर, क्या हो जाएगा कूलम इन मीटर। इसको ओवरऑल देखो तो क्या होगा 3.34 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। इसको बोला गया है, इसको बोला गया है dy, यानी पूरा का पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 dy, क्या हो जाएगा 1 dy, यानी 1 dy का वैल्यू ESU में क्या होगा, तो 10⁻18 सेंटीमीटर ESU होता है। और इसी को हम चेंज कर देंगे SI में, तो 1 dy में SI यूनिट में क्या होता है 3.34 इंटू 10⁻13 कूलम मीटर होता है, क्या होता है 10⁻30 कूलम मीटर होगा, ठीक है। तो ये हो सकता है फंडामेंटल। अभी भी हम बोल रहे हैं, अभी भी आपको याद क्या करना, तो याद आपको बस इतना होना चाहिए कि 10⁻18 सेंटीमीटर ESU को 1 dy बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक और ऐड कर लिया हम लोग कि 3.34 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर को भी हम 1 dy बोल सकते हैं। तो दोनों केस को आप याद कर लो कि इसी दोनों का यूज करने वाले हैं कि 1 dy इक्वल टू 3.34 इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर कूलम, सॉरी कूलम कूलम मीटर। और यहाँ पे क्या है कि 1 dy इक्वल टू 10⁻18 सेंटीमीटर ESU होता है, ठीक है। एंड एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, वो चार्ज का वैल्यू कितना होता है, तो वैल्यू होता है 4.18 इंटू 10⁻18 ESU होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको अप्लाई करते हैं, ध्यान रखना, इसको आपको अप्लाई करना आपको सिखाते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन दे देते हैं आंसर। तो बोला गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछेगा, ठीक है। तो बोला गया कि HCl के लिए P ऑब्जर्व आपके पास है, ये कितना दिया हुआ है, तो 1.03 डिवाई दिया हुआ है। डिवाई मतलब डायपोल का यूनिट, ठीक है, कितना दिया हुआ है 1.03 डिवाई दिया हुआ है, ठीक। बोला है कि बॉन्ड लेंथ, यानी HCl का जो बॉन्ड लेंथ है उसका वैल्यू दिया हुआ है 1.275 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इतना के बाद बोला है कि फाइंड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, या वो फाइंड करना है, हाँ ना। आपको पता है कि परसेंट आयनिक कैरेक्टर फाइंड करने का सिंपल फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, तो P ऑब्जर्व्ड जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है बाई P आयनिक, जो कि हमको निकालना पड़ेगा, इंटू 100, ये हो गया उसका फॉर्मूला। चलो उसको अप्लाई कर देखते हैं।
ठीक है यार, हमको ऑब्जर्व तो दिया हुआ है, पी ऑब्जर्व तो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको दिया हुआ है, बस हमको पी आने की निकाल लेते हैं। पी आने के निकालने का तरीका याद रखना यार, इंपॉर्टेंट है। तो पी आने क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू बॉन्ड डिस्टेंस, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है जी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता होना चाहिए, इसमें ईएसयू में आपको पता होना चाहिए, ईएसयू में ध्यान देना, आपको बता चुके हम कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ईएसयू में कितना होता है, तो इतना होता है, ठीक है। कितना होता है, 4.18 इंटू 10 ईएसयू होगा, ठीक है। 4.18 इंटू 10 18 नहीं बोल रहा है, 4.8 इंटू 10 ईएसयू होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक। तो ध्यान देना, आपको ये पता होना चाहिए 10 होगा अगर ईएसयू सेंटीमीटर, इसी को बोलते हैं 1 तो पी आने का निकाल रहे हैं हम लोग, पी आने को ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 4.18 इंटू 10 ये हो गया प्रोटॉन का चार्ज, जो ए है बॉन्ड में कितना है 1.275 इंटू 10 क्या हो, ये होगा आपका मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, हम हमको बस क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम इसको, हम क्या करेंगे, हम इसको फटाफट, अगर यहाँ पे ईएसयू में लिखे हैं, ये चार्ज किसमें है, ईएसयू में है, तो आपको यानी सीजीएस में यूज कर रहे हैं, सीजीएस में, यहाँ भी हम सीजीएस में लेंगे, इसका मतलब क्या करना है आपको, सिंपली 4.18 यहाँ पे है, यहाँ पे कर लेना 1.275 इंटू 8 हो जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा, एसीयू सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसीयू सेंटीमीटर, और इसी को बोलते हैं डी बाई, इसी को बोलते हैं हम क्या, डी बाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको आपको इतना पता है ना कि 10 सेंटीमीटर को हम 1 डी बाई बोलते हैं, तो आपको यहाँ दिखेगा कि ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, एक टर्म मिलके क्या होगा, 10 18 होगा, यहाँ पे 4.8 इंटू 1.275, ठीक है, इंटू 10 18 एसीयू सेंटीमीटर, ये आपको दिख रहा होगा। अल्टीमेटली 10 एसी सेंटीमीटर को क्या बोल सकते हो, 1 डी बोल सकते हो। अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा जो पियानिक है, पियानिक का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, तो पियानिक का वैल्यू निकल के आ रहा है 4.8 इंटू 1. ठीक है, 4.8 इंटू 1.275 डी बाई, ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। और पी ऑब्जर्व कितना दिया हुआ है, पी ऑब्जर्व है आपके पास 1 पॉइंट कितना, 1.03, परसेंट इंडिकेटर कितना होगा, परसेंट इंडिकेटर हो जाएगा 1.03 डिवाइडेड बाई 4.8 इंटू 1.275 इंटू 100 इंटू 100, जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू देखना, ये वैल्यू हो जाएगा ऑलमोस्ट 16% के आसपास, ऑलमोस्ट 16%, ठीक है। इसको अगर निकालोगे तो आ जाएगा 6.12 डी बाई, ठीक है, यानी हो जाएगा 6.12 डी बाई, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। अब ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व फास्ट कैसे करना है, इतना लंबा कैलकुलेशन आपके पास स्कोप नहीं रहेगा करने का, ध्यान देना, इसी क्वेश्चन को फास्ट करना। क्वेश्चन में दिया क्या हुआ था, जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिया जाएगा कि मान लीजिए HCl वो मॉलिक्यूल का हमको निकालना है परसेंट आयनिक, तो अब क्या हम क्वेश्चन में, अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, हमको दिया क्या हो रहा होगा, हमको पी ऑब्जर्व दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ आपके पास कितना, ये दिया हुआ 1.03 डी दिया हुआ है, ठीक है। अब और आपका जो जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ का वैल्यू दिया हुआ एंगस्ट्रॉम में, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 1.275 दिया हुआ है। हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या करना, सिंपली क्या करना है, ऑब्जर्व दिया हुआ है, आयनिक फाइंड करने का बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको। तो जब पी आयनिक फाइंड करना होगा हमको, तो सिंपली क्या करना है, ये जो 1.275 एंगस्ट्रॉम में है, उसको मतलब बॉन्ड लेंथ को एंगस्ट्रॉम में चेंज करना, इनमें इसको एंगस्ट्रॉम में रहने देना, इस 1.275 को मल्टीप्लाई कर देना, को मल्टीप्लाई कर देना किससे, 4.8 से,
तो अपने आप आपको dy मिल जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि जो बॉन्ड लेंथ रहेगा उसको होना चाहिए एंगस्ट्रॉम में, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4.8 से। किसे मल्टीप्लाई कर देंगे 4.8 से, तो आपको मिल जाएगा 6.12, और ये हो जाएगा आपका dy। तो आपको शॉर्टकट यही याद रखना है कि पी यानी निकालने का तरीका होगा dy में कैसे है। तो आपका आपका बॉन्ड लेंथ को रखना है एंगस्ट्रॉम में, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 से, तो हो जाएगा पी आयनिक का वैल्यू डी वाई में आ गया। अब क्या होता है, परसेंट निकालना हो आयनिकेटर का, परसेंट आयनिकेटर कैसे निकलेगा, तो ऊपर में होगा ऑब्जर्व 1.03 डी, नीचे होगा आयनिक 6.12 इंटू 100, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सोचना है, इस तरह से आपको सोचना है। ठीक है।